हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग एनी गिवन एक्सप्रेशन। कोई भी एक्सप्रेशन है जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को इन्वॉल्व करता हो, उसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो देखो, इस टॉपिक में वी हैव सर्टेन टाइप्स, है ना। दो तीन टाइप्स है जिनको हम स्टडी करते हैं। वन बाय वन हम उन सारे टाइप्स को देखेंगे। बट सबसे पहले ये जरूरी है कि जो कुछ फंक्शंस आपके पास ऑलरेडी है, वी हैव 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो क्या उनका रेंज आपको पता है? रेंज से मेरा मतलब है, जैसे अगर मैंने एक फंक्शन लिया y इक्वल sin x। देखो, ये चीजें हम फंक्शन चैप्टर में पढ़ते हैं कैलकुलस के अंदर, बट थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। कोई भी फंक्शन है y इक्वल sin x की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे sin x की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, या मैं ऐसा बोल दूं y की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी, बिकॉज दे आर नथिंग बट सेम, है ना। y इज इक्वल टू sin x, तो y की जो भी पॉसिबल वैल्यूज होंगी दैट इज कॉल्ड रेंज। और ये चीजें मैंने आपको बताई है ग्राफ की मदद से। मैंने sin x का ग्राफ भी आपको बताया, और मैंने आपको ये भी बताया कि इस फंक्शन के लिए अगर मैं x की बात करूं तो x कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज, x सारे रियल वैल्यूज ले सकता है। लेकिन व्हाट अबाउट y? अगर y की बात करें तो y की वैल्यू आपको हमेशा -1 से 1 के बीच में दिखाई देती है, यानी ये इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। और x की पॉसिबल वैल्यूज को हम डोमेन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये जो दो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूं, ये मैं फंक्शन से रेफर कर रहा हूं। किसी भी फंक्शन में x की जो पॉसिबल वैल्यूज है जिस पे फंक्शन ऑपरेट करता है, दैट इज कॉल्ड डोमेन। जैसे मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर रहा हूं, इफ सपोज आई टेक द अदर फंक्शन y इक्वल्स √x। देखिए, इस केस में अगर मैं x के ऊपर कमेंट करूं तो आई कैन से x मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब x की जो वैल्यू है वो 0 से इंफिनिटी तक होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि x अगर नेगेटिव होगा तो स्क्वायर रूट फंक्शन उस पे ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे इस फंक्शन के लिए आपका डोमेन क्या हो जाएगा? 0 टू इंफिनिटी, या x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, है ना। और इसी तरीके से y की भी कुछ पॉसिबल वैल्यूज होगी, दैट इज नथिंग बट रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। तो अगर मैं इसका भी ग्राफ आपको दे दूं तो आप इन चीजों पे आसानी से कमेंट कर सकते हैं। तो अभी ये मेरा कंसर्न नहीं है, आई एम नॉट गोइंग टू टेक √x फंक्शन, लेकिन मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बता दिए हैं। ग्राफ होने के बाद आप आसानी से कमेंट कर सकते हो कि सर ग्राफ में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि x की सभी रियल वैल्यूज के लिए आपको sin x डिफाइन मिलता है, ठीक है। नो मैटर आप x को कोई सा भी रियल वैल्यू रखते हैं, साइन वहां पे डिफाइन होगा। और जो वैल्यू आपको मिलेगी आफ्टर ऑपरेटिंग द फंक्शन, जो भी फंक्शन आप ऑपरेट कर रहे हैं उसके बाद जो आपको वैल्यू मिलती है y की वैल्यू, दैट इज गोइंग टू फॉर्म अ न्यू सेट दैट इज कॉल्ड रेंज। y की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी उससे एक नया सेट का फॉर्मेशन होगा जिसको हम रेंज कहते हैं। तो sin x के केस में इट इज -1 के। इस तरीके से जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनका रेंज आपको ऑलरेडी पता है। तो आप सबसे पहले तो इन चीजों को ध्यान में रखें, क्योंकि हम इनका यूज इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर करने वाले हैं। अगर मैं वही बात करूं cos x की, मैं एक बार फटाफट लिखता हूं और सिर्फ y की वैल्यूज में लिखूंगा, x की वैल्यूज आप देख लें, मैंने ऑलरेडी आपको नोट्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू अगेन -1 से 1 के बीच में दिखाई देगी। cos x के केस में भी जो रेंज होगा इट इज सेम एज sin x। थर्ड फंक्शन जो मैं ले रहा हूं दैट इज tan x। tan x के केस में y की पॉसिबल वैल्यूज ऑल रियल नंबर्स हो जाती है, मतलब -∞ टू +∞ आपको सारे वैल्यूज मिलते हैं। वही अगर मैं cot x की बात करूं, cot x के केस में अगेन इट इज सेम एज tan x, मतलब आपको सारे रियल नंबर्स दिखाई देंगे। देन आई टॉक अबाउट sec x। sec x के केस में y की जो वैल्यूज आपको मिलती हैं दैट इज -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। sec x ऐसा फंक्शन है जहां पे आपको y की जो वैल्यूज मिलेंगी वो -∞ से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी मिलेगी, मतलब -1 और 1 के बीच की कोई भी वैल्यू sec x नहीं देता है, ठीक है। एंड सेम इज ट्रू फॉर cosec x। अगर आप cosec x की बात करें तो इसके लिए भी रेंज सेम होता है। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और उनकी जो पॉसिबल y की वैल्यूज है, यानी उन फंक्शंस का जो रेंज है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो,
यहाँ से कुछ चीजें और यहाँ से कुछ चीजें हम और भी डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर मान लो sin x की जगह पे मुझे sin स्क्वायर x मिल जाए, है ना, sin x की जगह पे अगर sin स्क्वायर x दिखाई दे तो sin स्क्वायर x का रेंज आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए इसके लिए कोई साइंस की जरूरत नहीं है, ना, तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर sin x का रेंज आपको पता है तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि sin स्क्वायर x का जो रेंज होगा, मतलब sin स्क्वायर x की जो पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो 0 to 1 होगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं sin x का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी -1 से 0 वाली वैल्यूज भी स्क्वायर होने के बाद 0 से 1 के बीच में वैल्यूज देंगी, है ना। -1 से 0 के बीच की वैल्यूज जब उनका स्क्वायर करोगे तो तुम्हें रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 to 1 मिलेगा, कोई भी वैल्यू मिल सकता है। लाइक इफ यू टेक -1/2, -1 से 0 के बीच में मैंने एक वैल्यू उठा लिया -1। अब अगर मैं इसका स्क्वायरिंग करता हूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा? +1/4। तो ये किस इंटरवल में चला गया? 0 to 1 चला गया। तो -1 से 0 वाली वैल्यूज का स्क्वायर तो 0 to 1 मिलेगा ही मिलेगा, और जो ऑलरेडी 0 to 1 आपकी वैल्यूज है sin x की, उनका स्क्वायर वापस किस इंटरवल में दिखेगा? सेम उसी इंटरवल में दिखेगा, दैट इज 0 to 1। यानी अगर मेरा फंक्शन, इधर और भी आप लिस्ट बना ले, इफ सपोज यू हैव sin स्क्वायर x एज योर फंक्शन, तो इस केस में जो y की वैल्यूज आप लिखेंगे दैट इज 0 to 1, ठीक है। देन अगर मैं cos स्क्वायर x की बात करूं तो सेम इट इज आल्सो 0 to 1, क्योंकि cos x अगेन -1 to 1 लाई करता है। अगर मैं tan स्क्वायर x की बात करूं, ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने चाहिए, ठीक है ना, लॉजिक भी आप समझ सकते हैं। -∞ to +∞, ये tan x का रेंज था, है ना, tan x की वैल्यूज इस इंटरवल में दिखाई दे रही थी। अब जब आप इनका स्क्वायर करोगे तो डेफिनेटली जो नेगेटिव वैल्यूज है वो भी पॉजिटिव बन जाएंगी, मतलब -∞ से 0 वाले नंबर्स का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो कहां मिलेगा आपको? 0 to ∞ मिलेगा। और जो पहले से 0 to ∞ में लाई करते हैं उनका स्क्वायर तो ऑलरेडी उसी इंटरवल में होने वाला है। इसका मतलब tan स्क्वायर x 0 to ∞ ये सारी वैल्यूज दे सकता है, यही उसका रेंज हो जाएगा, ठीक है क्या। नेक्स्ट हम बात करेंगे cot स्क्वायर x। cot स्क्वायर x फंक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये tan स्क्वायर x की तरह ही होगा, क्योंकि cot x का रेंज अगेन -∞ to +∞ है। स्क्वायर करने के बाद आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो 0 to ∞ मिलेगी। देन इफ आई टॉक अबाउट sec स्क्वायर x एंड cosec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x की बात अगर करें, देखो ये sec x का रेंज है, अब इसका स्क्वायर करोगे तो देखो इस इंटरवल से अगर कोई भी वैल्यू आपने 1 to ∞, उसका स्क्वायर वापस आपको 1 to ∞ ही मिलने वाला है। आप जरा सोच के देखिए, कोई भी नंबर अगर मैं इस इंटरवल से उठाऊं तो उसका स्क्वायर अगेन 1 to ∞ ही मिलेगा। और कमाल की बात क्या है कि इस इंटरवल से भी -∞ to -1 ये पूरा इंटरवल नेगेटिव है। -∞ से -1 इस इंटरवल का कोई भी वैल्यू नेगेटिव होगा, लेकिन स्क्वायर होने के बाद इट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। यानी इस इंटरवल का भी जब आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यूज आपको 1 to ∞ ही दिखाई देंगे, यानी ऑल टुगेदर sec स्क्वायर x का जो रेंज होगा वो 1 से ∞ के बीच में दिखाई देगा, ठीक है। सी दे आर कमिंग फ्रॉम कॉमन सेंस, इसके लिए कोई बहुत बड़ा मतलब रॉकेट साइंस आपको नहीं लगाने की जरूरत है। सेम cosec स्क्वायर x की अगर मैं बात कर लूं तो cosec x के लिए इट इज माइनस सेम एज sec x, तो स्क्वायर करने के बाद भी रिजल्ट सेम होगा, यानी cosec स्क्वायर x के केस में जो रेंज होने वाला है दैट इज वंस अगेन 1 to ∞, ठीक है। तो ये कुछ और रिजल्ट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं इन एडिशन टू दिस। ये तो आपके स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, और इधर मैंने क्या किया, उन फंक्शंस का स्क्वायर कर लिया, और उस केस में मुझे y की पॉसिबल वैल्यूज कहां से कहां तक मिल रही हैं ये हमने देख लिया, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा, सपोज ऐसा कोई फंक्शन गिवन है cos पावर 4x माइनस sin पावर 4x, और इसका आपको रेंज फाइंड आउट करना है। रेंज या ऐसा बोल तो माइनस मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, दोनों देखो एक ही बात है। जैसे मान लेते हैं कि अगर मैंने आपको ये फंक्शन का रेंज बता दिया 0 to 1, sin स्क्वायर x फंक्शन का मैंने रेंज आपको बता दिया 0 to 1, तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, तो यू कैन आंसर इट इज 0, और sin स्क्वायर x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो यू कैन आंसर इट इज 1। तो रेंज कहीं ना कहीं मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, इसी इंटरवल को हम रेंज कहते हैं, ठीक है।
तो रेंज मिल गया तो मिनिमम मैक्सिमम भी मिल गया, और मिनिमम मैक्सिमम मिल गया तो रेंज भी मिल गया। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसमें भी एक छोटा सा पॉइंट है जो हम लोग कैलकुलस में समझेंगे, है ना। ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये हो सकता है कि किसी केस में फेल भी कर दे, है ना, बट फिलहाल आप इससे काम चला सकते हैं कि अगर आपको फंक्शन का रेंज पता है तो आप उसके मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पे आसानी से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता है तो रेंज पे कमेंट कर सकते हैं। जैसे किसी फंक्शन का मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो डेफिनेटली उस फंक्शन का जो रेंज है वो 2 to 10 होगा, ठीक है। चलिए, तो ये मेरा फंक्शन है और इसका मुझे रेंज फाइंड आउट करना है, मतलब y की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो देखिए, इसको सबसे पहले हम सिंपलीफाई करेंगे और बहुत ही आसान तरीका है इसको सिंपलीफाई करने का। मैंने इस फंक्शन को इस तरीके से लिख दिया, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a cos स्क्वायर x है और b sin स्क्वायर x है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आई कैन राइट इट एज a plus b, that is cos स्क्वायर plus sin स्क्वायर into a minus b। लिख सकते हैं इस तरीके से, और आप देखेंगे इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, 1 के इक्वल मिलेगी। cos स्क्वायर plus sin स्क्वायर 1 होता है, ये हमारे पास आइडेंटिटी है। और cos स्क्वायर x minus sin स्क्वायर x, अगर आप मल्टीपल एंगल का फार्मूला देखें तो ये cos 2x के इक्वल होता है। So this is 1 and this is cos 2x, 1 into cos 2x, it's simply cos 2x। तो ये फंक्शन कहीं ना कहीं cos 2x बन जाता है ना। इसको आपने रिड्यूस कर दिया किस फंक्शन के फॉर्म में, cos 2x के फॉर्म में। अब सोचना है कि cos 2x का रेंज हम कैसे फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे एक चीज और आप याद रखेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको cos x का रेंज बताया -1 to 1, इस बार x की जगह 2x है, लेकिन मैं आपको बता दूं रेंज के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x को आप 2x रखो, 3x रखो या x/2 रखो, अगर cos ऑपरेट कर रहे हैं आप तो ये तय है कि जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो -1 से 1 के बीच में ही मिलेगी। साइन या cos अगर आप किसी भी x की वैल्यू पे, किसी भी वैल्यू पे, किसी भी रियल वैल्यू पे साइन या cos अगर ऑपरेट किया जाए तो जो वैल्यू आपको मिलेगी आफ्टर ऑपरेटिंग द फंक्शन इज गोइंग टू लाई बिटवीन -1 and 1। यानी cos 2x का रेंज भी cos x के रेंज के इक्वली होगा, दैट इज -1 to 1। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान में रखना। sin x हो, sin 2x हो, sin 3x हो, sin x/2 हो, या cos के लिए मैं बात करूं cos x, cos 2x, रेंज नहीं बदलता है ना। इन सब के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूं, अगर मेरे पास tan 2x होता तो भी मैं रेंज सेम बोलता, -∞ to +∞, ठीक है। या मान लेते हैं कि cos 2x ना होकर मेरे पास होता cos x + π/3, ऐसा भी हो सकता है ना कि आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन हो y = cos x + π/3, इसका रेंज आपको फाइंड आउट करना है। इट इज गोइंग टू बी सेम -1 to 1, मतलब अंदर में x की जगह पे x है, 2x है, x + π/3 है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। चलिए, तो और भी हम क्वेश्चंस इस पे करेंगे, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, देखो ये एक काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर कभी भी आपको इस फॉर्म में कोई फंक्शन दिखाई दे, इस फॉर्म के अंदर खास बात क्या है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, cos और sin में एक लीनियर रिलेशन है, ठीक है, a cos x + b sin x। जैसे इन पर्टिकुलर अगर कोई एग्जांपल मैं लूं तो ऐसा मैं ले सकता हूँ 3 cos x + 4 sin x, ये बिल्कुल इसी फॉर्म में। देखो, इसमें जो सबसे जरूरी चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, cos और sin का आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए। आर्ग्यूमेंट मतलब जिसके ऊपर ये दोनों फंक्शंस ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x होना चाहिए। क्योंकि देखो, मैथमेटिक्स में हम कोई भी चीज सीखते हैं ना, तो मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर फॉर्म बताता हूँ, लेकिन उसके और भी फॉर्म्स हो सकते हैं। हो सकता है क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान आपको कुछ नया दिखे। तो इसलिए देखो, जो की पॉइंट है, जो मेजर पॉइंट है, उस पर आपको हमेशा फोकस करना है कि कब इस अप्रोच को आप अडॉप्ट करेंगे, जब cos और sin के आर्ग्यूमेंट सेम होंगे। अगर मान लो यहाँ पे 2x होता है, cos 2x, यहाँ पे +4 sin 2x, तो वहां पर भी आप इस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी हम सीखने वाले हैं। तो फिलहाल मैं एक जनरल केस ले रहा हूँ, a cos x + b sin x। इस टाइप का फंक्शन अगर आपको दिखाई दे, यानी cos और sin का आर्ग्यूमेंट अगर सेम हो और इन दोनों में एक लीनियर रिलेशन आपको दिखाई दे,
अगर यहाँ पे मान लेते हैं 3 cos स्क्वायर x होगा प्लस 4 sin x होगा, तो वापस से आप इस रिजल्ट को यूज नहीं कर सकते। तो पहले हम ये देखिए कि रिजल्ट क्या है हमारा। देखो क्या होता है इस केस में, सबसे पहले हम लोग ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन को एक पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। उसके पीछे का भी लॉजिक आपको समझ में आएगा, है ना। बट एनीवे आप रिजल्ट तो याद रखिए कि करना क्या है, लॉजिक समझ में आता है, दैट इज वेल एंड गुड। तो वो कौन सा फैक्टर है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय दिस पर्टिकुलर फैक्टर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस फैक्टर से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे RHS को, है ना। तो मुझे क्या मिल जाता है जरा देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड भी करूं, अच्छा डिवीजन को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं, मतलब इसके साथ भी दे दिया मैंने और फिर बाद में ये सेकंड वाले टर्म के साथ भी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो आपके पास है इस एक्सप्रेशन को आप अगर ध्यान से देखें तो ये जो दोनों क्वांटिटी है, मैं बोल रहा था ना आपको इससे डिवाइड करने का लॉजिक है, ये जो दोनों क्वांटिटीज हैं ये डेफिनेटली फ्रैक्शंस होंगे। अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था 3 cos x प्लस 4 sin x, तो वहां पे a की जगह 3 था, b की जगह 4 था। अब मैं वापस से नहीं लिख रहा हूं उसको, जरा दिमाग में कैलकुलेट कीजिए। 3 cos x प्लस 4 sin x के केस में a की जगह 3 है और b की जगह पे 4 है, ठीक है। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको 5। तो अगर आप 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो एक बन जाता है 3/5 और दूसरा बन जाता है 4/5, ठीक है। तो ये दोनों फ्रैक्शन मिल रहे हैं और यही मेरा इंटेंशन है। इस फैक्टर से डिवाइड करने का जो इंटेंट है वो यही है कि मैं इन दोनों प्लेसेस पे फ्रैक्शन क्रिएट कर सकूं। वैसे इन जनरल भी आप देख सकते हैं कि ये जो टर्म है ये डेफिनेटली एक फ्रैक्शन होगा। कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं जरा देखिए, अगर मैं b स्क्वायर हटा दूं फॉर द टाइम बीइंग, अगर मैं b स्क्वायर हटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, रूट ए स्क्वायर। और रूट ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, मॉड ए के इक्वल होता है। ऐसे कुछ लोग रूट ए स्क्वायर को a लिख देते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर मस्ट बी अ पॉजिटिव वैल्यू। मतलब अगर आप स्क्वायर रूट 4 को प्लस माइनस 2 बोलते हैं तो ये बिल्कुल गलत है। एज आई सेड स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर मस्ट बी अ पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर अंडर रूट ए स्क्वायर है उसको आपने a लिख दिया, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि a पॉजिटिव है, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। अगर मालूम नहीं है तो इट इज बेटर टू राइट मॉड ए। और मॉड की खासियत क्या है, ए अगर नेगेटिव भी हुआ तो मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा। स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव वैल्यू दे ही नहीं सकता। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर इज नॉट ए, इट इज मॉड ए। अगर ए पॉजिटिव है ऐसा आपको पहले से पता है तब मॉड देने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप एक पॉजिटिव वैल्यू पे मॉड लगा भी दे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, मॉड ऑफ 2 इज 2 ओनली। तो एनीवेज हम मुद्दे पे आते हैं। अंडर रूट ए स्क्वायर को हमने मॉड ए लिख दिया, बी स्क्वायर को फॉर द टाइम बीइंग मैंने हटा दिया है। अब ए अपॉन मॉड ए, ए अपॉन मॉड ए मतलब अगर किसी भी नंबर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड करेंगे तो या तो रिजल्ट 1 मिलेगा या तो -1 मिलेगा। मॉडुलस ऑफ ए मतलब उसका मैग्नीट्यूड, है ना। मॉडुलस को हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं। जैसे मान लो 3 है, अगर उसको हम 3 का मैग्नीट्यूड क्या है, 3 ही होगा, है ना। 3 पे अगर मैं मॉड लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। तो 3/3 क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। अगर मैं दूसरा नंबर लूं -3 और उसके मैग्नीट्यूड से यानी 3 से वापस उसको डिवाइड करूं तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। यानी a अपॉन मॉड ए इन जनरल आई कैन से या तो ये +1 होगा या तो ये -1 होगा। एग्जांपल लेके भी बता दिया आपको, 3/3 इज 1 एंड -3/3 इज -1। यानी किसी भी नंबर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट 1 या -1 मिलता है। अब आप क्या कर रहे हैं, अब अगर आप a स्क्वायर में कोई सर्टेन क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं, b स्क्वायर डेफिनेटली एक पॉजिटिव वैल्यू होगा, b स्क्वायर डेफिनेटली एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो अगर आप a स्क्वायर में एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड करके और तब उसका स्क्वायर रूट लें तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू होगी डिनोमिनेटर में ये मॉड ए से बड़ी होगी। इस बार a स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट ले रहे थे तो मॉड ए मिल रहा था,
अब ए स्क्वायर में कुछ फर्दर ऐड करके स्क्वायर रूट लेंगे तो मॉड ए से बड़ी वैल्यू मिलेगी, और किसी भी नंबर को उसके मैग्नीट्यूड से बड़ी वैल्यू से अगर आप डिवाइड करें तो आपको एक फ्रैक्शन ही मिलने वाला है। वो फ्रैक्शन पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, वो ए पे डिपेंड करेगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, अगर कहीं भी आपको कंफ्यूजन होता है तो यहां पे तो आपके पास लिबर्टी है कि आप वीडियो को दोबारा से सुन सकते हैं। जब ये वैल्यू मॉड ए से बड़ी होगी, ऊपर हमारे पास ए है, अब ए को एक ए इज एनी नंबर, किसी भी नंबर को अगर आप एक ऐसी वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं जिसका मैग्नीट्यूड उस नंबर से बड़ा है तो आपको क्या मिलेगा, एक फ्रैक्शन मिलेगा। तो इस फैक्टर से डिवाइड करने का ऑब्जेक्टिव यही था कि यहां पे जो टर्म्स क्रिएट हो वो फ्रैक्शन हो, ठीक है। अब फ्रैक्शन बना करके क्या फायदा होगा सर, अगर ये फ्रैक्शन है पॉजिटिव फ्रैक्शन या निगेटिव फ्रैक्शन, वो ए पे डिपेंड करेगा। ए की वैल्यू -2 -3 हो, निगेटिव वैल्यू हो तो ये निगेटिव फ्रैक्शन बनेगा, पॉजिटिव हो अगर ए की वैल्यू तो पॉजिटिव फ्रैक्शन बनेगा। सेम उसी लॉजिक से आप इसको भी समझ सकते हैं। मतलब एक बार मैं बोलता हूं फिर से, आप जितनी बार किसी चीज को सुनते हैं, है ना, क्लैरिटी और इंक्रीज करता है। अगर मैं ए स्क्वायर को फॉर द टाइम बिंग हटा दूं और बी स्क्वायर का रूट लूं तो मुझे क्या मिलेगा, मॉड बी मिलेगा। देखो मेरी बात सबको सुनाई दे रही है, लेकिन फिर भी ये गलती बच्चे करते हैं। मैं दोबारा से बोल दूं, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज मॉड बी, क्योंकि बी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पता होता है कि बी पॉजिटिव है तो मैं रूट ऑफ बी स्क्वायर को बी लिख सकता था, क्योंकि रूट कभी भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता, इट ऑलवेज गिव्स यू अ पॉजिटिव रिजल्ट। नाउ b इज डिवाइडेड बाय मॉड b, यानी किसी नंबर को आप उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहे हैं तो या तो रिजल्ट 1 मिलेगा या तो -1 मिलेगा। ये भी हमने देखा था यहाँ पे। लेकिन अब b स्क्वायर में अगर फर्दर कुछ ऐड किया जाए, a स्क्वायर अगेन इज अ पॉजिटिव वैल्यू, यानी b स्क्वायर में आप कुछ ऐड कर रहे हैं, उसको और बड़ा कर दिया और फिर आपने रूट लिया, तो डेफिनेटली इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मॉड b से और बड़ी हो जाएगी। जब ये नहीं था तो इट वाज मॉड b, अब ये अगर मैं ऐड करके रूट लूंगा तो मॉड b से बड़ा ही मिलेगा। और अगर डिनोमिनेटर मैग्नीट्यूड ऑफ b मॉड ऑफ b से बड़ा है तो b अपॉन दिस, अगर ये मॉड b से बड़ा है तो b अपॉन दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी अ फ्रैक्शन। किसी नंबर को आप एक ऐसे वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं इसकी मैग्नीट्यूड इस नंबर के मैग्नीट्यूड से बड़ी है, b एक किससे डिवाइड हो रहा है, एक ऐसे नंबर से जो मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ b से भी बड़ा है, तो ये भी एक फ्रैक्शन ही बनेगा, ठीक है, जैसा मैंने इसके लिए बताया। अगर ये दोनों फ्रैक्शंस हैं तो देखिए इसको हम कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। बीइंग अ फ्रैक्शन, इसको आप लिख सकते हो साइन ऑफ सम अल्फा। किसी भी फ्रैक्शन को हम इस टर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो अगर ये 1/2 होता तब तो मैं एग्जैक्टली बता सकता था कि sin π/6 यानी sin 30 1/2 के इक्वल होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं यहाँ पे 1/3 मिला, दूसरा कोई फ्रैक्शन मिला 2/3 मिला, तो आपको ये नहीं पता है कि साइन ऑफ व्हाट इज गोइंग टू बी 2/3, है ना। साइन ऑफ अल्फा अगर मैं 2/3 के इक्वल बोल रहा हूं तो मुझे अल्फा एज सच नहीं पता है। जैसे मैंने 1/2 के केस में बता दिया कि अल्फा मस्ट बी π/6, लेकिन ये बात तो तय है कि किसी ना किसी अल्फा के लिए, किसी ना किसी अल्फा के लिए साइन अल्फा 2/3 के भी इक्वल तो होता ही होगा। तो यहां पे अगर कोई भी फ्रैक्शन आता है आप उसको साइन अल्फा या कॉस अल्फा भी ले सकते हैं। तो कॉस की वैल्यू भी फ्रैक्शन ही होती है -1 से 1 के बीच में। -1 से 1 की सारी वैल्यूज साइन और कॉस किसी न किसी अल्फा पे तो अटेंड करता ही है। तो आई एम नॉट सेइंग कि वो अल्फा आपको पता होना चाहिए, बट डेफिनेटली इफ इट इज अ फ्रैक्शन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम साइन अल्फा या कॉस अल्फा, दोनों ही ऑप्शन आपके पास होता है। लेकिन ध्यान दीजिए अगर आपने इसको साइन अल्फा लिया तो ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, ये सीधा सीधा कॉस अल्फा आपको लिख देना है। इफ दिस इज टेकन टू बी साइन अल्फा दिस मस्ट बी कॉस अल्फा। अब आप बोलेंगे सर कैसे मान लो, इसके साइन अल्फा होने से इसका कॉस अल्फा होना कैसे रिलेटेड है, इसको साइन अल्फा बोल दिया तो ये कॉस अल्फा कैसे हो गया, इन दोनों में ऐसा क्या रिलेशन है। तो आप चेक करके देखिए, अगर आप इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करें इसका स्क्वायर क्या मिलेगा। देखिए मैं हमेशा ये कोशिश करता हूं कि कैलकुलेशन
आप करें, है ना, थोड़ा क्या है ना, एंगेज होता है बच्चा उस केस में। अगर मैं ही सारा काम करता जाऊंगा आप एकदम फ्री हो जाओगे, ठीक है, फिर नींद आ जाएगी। थोड़ा इन्वॉल्व होना है आपको, ठीक है, क्योंकि फिजिकली वी आर नॉट इंटरेक्टिंग। ऐसा नहीं है कि आप मेरे सामने बैठे। इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको रिजल्ट 1 मिलेगा। इसका मतलब दिस इज साइन अल्फा, दिस कैन बी टेकन एज कॉस अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज नथिंग बट 1। वी हैव दिस आइडेंटिटी, वी हैव दिस आइडेंटिटी, यानी अगर इन दोनों के स्क्वायर का सम 1 हो रहा है, तो if one fraction is taken to be sin alpha, then the other fraction must be taken as cos alpha. इसके लिए कोई नया आपको वेरिएबल लाने की जरूरत नहीं। जैसे यहाँ पे अल्फा लाए थे, अब पता चला किसी ने बोला कि सर ये फ्रैक्शन है किसी बीटा पे, किसी दूसरे एंगल बीटा पे, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट फ्रैक्शन। तो हो सकता है कि ऐसा सोचे कि सर जैसे आपने इसको sin अल्फा बोला, वैसे इसको आप sin ऑफ बीटा बोल देते या cos ऑफ बीटा बोल देते। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अगर आपने इसको sin अल्फा बोला तो इसके लिए कोई नया वेरिएबल लाइक बीटा लाने की जरूरत नहीं है। इफ दिस इज sin अल्फा, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी cos अल्फा। अगर मेरी बात समझ आई तो बहुत अच्छा है, नहीं समझ आया तो मैं आपका काम आसान कर देता हूँ। whenever you encounter such an expression, divide and multiply it by under root a square plus b square। इस पर्टिकुलर फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो दो टर्म्स बनेंगे ये फ्रैक्शन बन जाएंगे, है ना, ये बात आपको मालूम रखना है। एक को अगर आप sin अल्फा लेते हैं तो दूसरे को cos अल्फा लिख दे रहे हैं। अगर आपने इसको cos अल्फा लिया, ऐसा भी कर सकता है कोई, अगर आपने इसको cos अल्फा लिया तो इसकी वैल्यू sin अल्फा के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग चलूं, इफ आई टेकन दिस एज sin अल्फा, दिस एज cos अल्फा, यू कैन सी जो मेरा एक्सप्रेशन है वो क्या बन चुका है, sin अल्फा into cos x plus cos अल्फा into sin x, है ना। आपका एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा। और आप ध्यान से देखें, ये जो एक्सप्रेशन है ब्रैकेट के अंदर, इसको आप क्या लिख सकते हैं, sin a plus b, कंपाउंड एंगल फार्मूले से आप इसको लिख सकते हैं sin x plus अल्फा, because we know that sin a plus b it's sin a cos b plus sin b cos a। ये सेम उसी फार्मूले को रिजेंबल कर रहा है, तो मैं इसको कहीं ना कहीं sin x plus अल्फा लिख सकता हूँ। तो आप देखिए ये जो एक्सप्रेशन है ये कहीं ना कहीं रिड्यूस होकर क्या बन जाता है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू sin ऑफ x प्लस अल्फा। ऐसे देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो अल्फा है, इस अल्फा पे थोड़ा और चर्चा करते हैं हम लोग। ये अल्फा कोई कांस्टेंट है ना। अभी थोड़ी देर पहले मैं इसको शायद वेरिएबल बोल दिया था, है ना। अल्फा इज नॉट नोन टू अस, है ना, अनलेस ये वैल्यू 1/2 ना हो, √3/2 ना हो, 1/√2 ना हो, क्योंकि ये सारी वैल्यूज तो आपको पता है कि किस अल्फा के लिए ये 1/2 के इक्वल होगा। sin अल्फा अगर ये 1/2 है तो आप बता सकते हैं कि अल्फा π/6 है। अगर ये 1/√2 है तो आप बता सकते हैं कि अल्फा π/4 होगा। अगर ये √3/2 है तो आप बता सकते हैं कि अल्फा π/3 होगा, यानी 60 डिग्री के इक्वल होगा। बट इफ इट इज अदर देन दीज वैल्यूज, अगर 1/3 है, 2/3 है, 3/4 है, तो आपको पता नहीं है कि किस अल्फा के लिए sin अल्फा 3/4, बट देयर इज अ कांस्टेंट अल्फा। भाई कोई ना कोई ऐसा अल्फा जरूर है जो sin अल्फा को 3/4 के इक्वल बता रहा है ना। तो अगर मैंने इसको वेरिएबल बोला होगा तो उसको आप ओवरलुक कीजिए। आप ये एक कांस्टेंट है, अल्फा इज अ कांस्टेंट वैल्यू व्हिच इज नॉट नोन टू अस। एक प्रॉपर फॉर्म में हमको नहीं पता है कि सर ये इतना रेडियन होगा, ये 20 डिग्री होगा, ये 50 डिग्री होगा, ऐसा नहीं पता है, क्योंकि वेरिएबल तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है, दैट इज x। तो ये जो एक्सप्रेशन अब आपके पास आ चुका है, इससे हम दो काम कर सकते हैं। एक तो हम जो हमारा टॉपिक है आज का, इस फंक्शन का रेंज अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इसका रेंज तो हम बता सकते हैं -1 to 1, क्योंकि मैंने आपको बोला था x हो या 2x हो या 3x हो या x/2 हो, x की जगह पे, या ऐसा कुछ हो x + π/3, x + अल्फा। अगर साइन ऑपरेट हो रहा है तो इस फंक्शन का रेंज क्या होने वाला है, -1 to 1, यानी sin ऑफ x + अल्फा -1 से 1 के बीच की वैल्यूज देगा। लिख सकते हैं इस तरीके से, sin ऑफ x + अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1,
एंड लेस देन इक्वल्स टू, ठीक है। अब कहीं ना कहीं आपने इसको इस फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। एक और बात मैं आपको याद दिला दूं, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9, आप प्लस माइनस 3 लिखते थे, गलत लिखते थे, ठीक है। डेफिनेटली इस पे भी किसी ना किसी क्लास में चर्चा हो ही जाएगी, बट अभी फिलहाल के लिए आपको याद रखना है स्क्वायर रूट ऑलवेज गिव्स यू अ पॉजिटिव वैल्यू। 3-4 बार तो मैंने इसी क्लास में बोल दिया। तो जब आप एक पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी कभी भी चेंज नहीं करता। लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक -2, -4, ऐसा कोई भी नेगेटिव नंबर अगर मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी साइन चेंज कर जाता है। ये लेस देन इक्वल्स टू का साइन है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, यहां पर भी सेम। But since we are multiplying with a positive number, इसका रेंज तो ऑलरेडी पता है ना, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। अब इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूं थ्रू आउट तो ये बन जाएगा -√a² + b²। ये बन जाएगा द एक्सप्रेशन इटसेल्फ, और यही मेरा ऑब्जेक्टिव भी था, इस एक्सप्रेशन का रेंज ही तो निकालना है। और ये बन जाएगा 1 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट √a² + b²। इस फैक्टर से मैंने इंटायर इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो आपको रिजल्ट मिलता है ये कहीं ना कहीं इस फंक्शन का रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब y की जो वैल्यू है वो -√a² + b² से +√a² + b² तक लाई जाएगी, ठीक है। ये इस फंक्शन का रेंज हो जाएगा। यहाँ से आप मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पे भी कमेंट कर सकते हैं। सर मिनिमम वैल्यू इज -√a² + b², मैक्सिमम वैल्यू इज +√a² + b²। देखो यहाँ पे जो काम की बात है मैं एक बार बता दूं आपको, कभी भी अगर आपको a cos x + b sin x इस टाइप का फंक्शन दिखे तो आपका सबसे पहले स्टेप क्या होना चाहिए, √a² + b² इस फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी अप्रोच हम यूज कर सकते हैं। और इस एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने क्या बताया, कॉस और साइन के आर्गुमेंट सेम होने चाहिए और रिलेशन जो है कॉस और साइन का वो लीनियर होना चाहिए। लीनियर मतलब कॉस और साइन के पावर में कुछ नहीं होना चाहिए। तो तुरंत आप ये काम करेंगे और इसके बाद ये जो दो फ्रैक्शंस क्रिएट होंगे, एक को साइन लेते हो तो दूसरे को कॉस ले हो। अगर किसी ने इसको कॉस लिया होता इसको साइन लिया होता तो साइन x + अल्फा की जगह पे उसे मिलता cos x - अल्फा। आप देख लीजिए cos अल्फा cos x प्लस sin अल्फा sin x। ये cos a - b के लिए फार्मूला था हमारे पास, cos a cos b माइनस sin cos a - b के लिए हमारे पास फार्मूला था cos a cos b प्लस sin a sin b। तो इसको cos अल्फा और इसको sin अल्फा अगर आप लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो सेम फार्मूला आपको रिजेंबल होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे cos x माइनस अल्फा आ जाता है, बट रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि cos x माइनस अल्फा भी -1 to 1 ही लाई करने वाला है। साइन और cos का रेंज सेम होता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट इस बात से रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो रेंज आपको मिल चुका है और कहीं ना कहीं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी आपको मिल चुकी है। इसको आप इस तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन y की जो मिनिमम वैल्यू है वो ये हो जानी है और y की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये हो जानी है, ये हो जाने वाली √a² + b²। अब देखिए मैं फटाफट कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूँ। इसमें एक काम और करना है, बट पहले मैं ये देख लूं क्या ये चीजें आपको क्लियर है। जैसे मान लो अगर मैंने एक फंक्शन लिया 3 cos x प्लस 4 sin x, ये चलो माइनस कर देते हैं। तो इफ यू कंपेयर फ्रॉम द गिवन फंक्शन, इस फंक्शन के साथ अगर आप कंपेयर करें तो a की वैल्यू आपको क्या दिख रही है 3 और b की वैल्यू आपको क्या दिखाई दे रही है -4, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका रेंज बताओ या इसका मिनिमम और मैक्सिमम, तो सीधा इसका जो मिनिमम होगा वो आप बोल सकते हैं -√a² + b²। तो इन दोनों के स्क्वायर का सम क्या हो जाने वाला है 25, और 25 का रूट क्या हो जाने वाला है 5। बाहर एक माइनस साइन है, सो मिनिमम वैल्यू इज -5 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज -√a² + b² मिनिमम है। मैक्सिमम के लिए माइनस साइन हटा देना है
यानी मैक्सिमम वैल्यू +5 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो कहीं ना कहीं इस रिजल्ट को आप डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला आपको एक और चीज आप जो फाइंड कर सकते हैं वो ये है कि ये जो अल्फा है, जिसको मैंने क्या बोला, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना। इसकी वैल्यू आपको आसानी से मालूम नहीं है ना, अनलेस यहाँ पे कोई नोन वैल्यू हो लाइक 1/2 1/2। मैंने पहले भी आपको बोला। लेकिन क्या मैं इस अल्फा को फाइंड आउट कर सकता हूँ? इफ इट इज कांस्टेंट तो क्या इसको फाइंड आउट किया जा सकता है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। और हम इसको tan के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। थोड़ा समझिए कैसे। अगर किसी ने पूछ दिया कि अल्फा क्या है बताओ, तुमने इसको इस फॉर्म में तो लिख दिया, x वेरिएबल है वो समझ में आता है, ये अल्फा कहां से आ गया? इफ यू आर राइटिंग दिस एज √a² + b² sin of x plus alpha, then what is alpha here, है ना। आप अल्फा को कांस्टेंट बोल रहे हैं तो वो अल्फा कैसे निकाला जा सकता है? देखिए मैं आपको बताऊं, इफ दिस इज टेकन टू बी sin alpha and this is taken to be cos alpha, so can I say that tan alpha is nothing but a by b? tan alpha is nothing but sin alpha upon cos alpha, ऐसे समझ लो। यानी इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी? a by b मिल जाएगी, है ना। और देखो ये एक छोटा सा चीज आप अभी समझ लो, अगर tan अल्फा a by b के इक्वल है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं that अल्फा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a by b। इस इनवर्स के बारे में अगेन हम क्लास 12 में पढ़ते हैं, बट इसको आप सिंपली अभी एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका समझ लीजिए कि अगर tan अल्फा 1/3 है तो अल्फा tan इनवर्स 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे tan अल्फा a by b है तो अल्फा tan इनवर्स a by b हो जाएगा। देखिए ये फंक्शन है हमारे पास 5 sin x + π/6 + 3 cos x, ठीक है। अब इस फंक्शन का आपको रेंज निकालना है। फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, फाइंड रेंज, ठीक है। देखिए फिलहाल साइन और कॉस का आर्गुमेंट सेम नहीं है। साइन का आर्गुमेंट है x + π/6 और कॉस का आर्गुमेंट है x। लेकिन इन दोनों का आर्गुमेंट हम सेम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखिए इसको आप sin a + b के फॉर्मूले से ब्रेक कर सकते हैं। और sin a + b का फॉर्मूला क्या है? sin a, x को मैं a कंसीडर कर रहा हूं और π/6 को मैं b कंसीडर कर रहा हूं, तो आई कैन राइट इट एज 5 sin x into cos π/6 plus sin π/6 into cos x। sin a + b से मैंने sin x + π/6 को ब्रेक कर दिया एंड 3 cos x को मैं एज इट इज रख रहा हूं। दिस इज 3 cos x। अब जरा देखिए cos π/6 और sin π/6 की वैल्यू आपको मालूम है। cos π/6 सिंपली बिकम √3/2। cos π/6 की वैल्यू क्या हो जानी है? √3/2 और sin π/6 की वैल्यू क्या हो जानी है? 1/2। तो कहीं ना कहीं ये आपको मिल जाता है। अब आप cos वाले टर्म को cos के साथ कंबाइन कर लीजिए, sin वाले को sin के साथ। तो sin का ये इकलौता टर्म है, इसको एज इट इज लिख दिया, प्लस cos का यहाँ से 5/2 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ से 3 आ रहा है। सो व्हेन यू ऐड दिस टू यू आर गोइंग टू गेट 11/2 into cos x। अगेन आप कैलकुलेशन खुद से भी करके देख सकते हैं। ये 5/2 है प्लस 3 है, 5/2 प्लस 3 इज गोइंग टू बी 11/2। अब हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं sin और cos का आर्गुमेंट भी सेम हो चुका है और ये बिल्कुल उसी फॉर्म में है जिसको अभी हम डील कर रहे थे। a cos x plus b sin x। a को आप रेफर कर सकते हैं एज 11/2 एंड b को आप रेफर कर सकते हैं एज 5√3/2। तो रेंज क्या हो जाएगा इसका? y की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट इज गोइंग टू बी -√a² that is 121/4 plus b² that is 125, is it correct? No, 75/4 2 plus √ से 121/4 plus 75/4। इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो आपको मिलता है 196/4। 196/4 इसका स्क्वायर रूट अगर आप लें तो 196 का स्क्वायर रूट 14 या 196/4 आई गेस इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, लेट इट बी। 196 का स्क्वायर रूट 14 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट के बाहर क्या मिलेगा आपको? 14/2। 14/2 कैन बी रिटन एज
-7, तो ये डेफिनेटली +7 हो जाएगा, यानी इस फंक्शन का रेंज आपको क्या मिलने वाला है, -7 to 7। 196/4 आई गेस इज 49, तो उसका रूट अगर आप लेंगे तो सीधा 7 आ जाएगा। इसको माइनस के साथ लिखना है और इसको प्लस के साथ लिखना है। तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से हमने a cos x + b sin x इस टाइप के फंक्शन का रेंज फाइंड आउट किया। ठीक है, अल्फा का भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं दिख रहा होगा, है ना, बट हो सकता है आगे चल के ये भी यूज करना पड़े, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए। ओके, इसको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी समझ आ रहा है तो ट्रस्ट मी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीधा ये रिजल्ट बता देते हैं, है ना, और बच्चे उसको भी पसंद करते हैं कि यार ठीक है रिजल्ट पता ही है और काम भी उसका ही है आपको, है ना। लेकिन अगर आप समझते हुए जाते हैं तो एक अलग कॉन्फिडेंस होता है आपके पास, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट कि भाई ये चीज मुझे अच्छे से मालूम है, नो मैटर क्वेश्चन सेटर कितना भी ट्विस्ट कर दे इस चीज को, मैं डील कर लूंगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले रहा हूं। अब देखिए ये आपका एक्सप्रेशन है, इसका अगेन आपको रेंज फाइंड आउट करना है, या मैं ऐसा बोल दूं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। एक ही बात है ना, अगर रेंज मिल जाएगा तो मिनिमम मैक्सिमम भी मिल ही जाएगा। ओके, तो देखिए इस फंक्शन में ये थोड़ा डिफरेंट है, अभी जो फंक्शन मैंने लिया था उससे ये डिफरेंट है। देखिए इस बार आप क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये फंक्शन cos x में क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ये भी एक डिफरेंट अप्रोच है। कभी भी आपको sin x में क्वाड्रेटिक मिले, cos x में क्वाड्रेटिक मिले, है ना, तो उसको उस केस में आपको कैसे अप्रोच करना है टू गेट रेंज ऑफ द फंक्शन, उस चीज को हम यहाँ पे सीखेंगे, है ना। देखिए बहुत ही सिंपल अप्रोच है। सबसे पहली चीज ये है कि आप इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। आई होप आप सब लोगों को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना आता होगा, है ना। अगर नहीं भी आता है तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। cos x में क्वाड्रेटिक है, थोड़ा और कन्वीनियंस के लिए आप ये कर सकते हैं कि cos x को थोड़े टाइम के लिए t ले लो, तो अब ये t का एक फंक्शन बन जाएगा, t² - 4t + 13, है ना। ऐसा करना जरूरी नहीं है, बट ठीक है पहली बार कर रहे हैं तो थोड़ा एक सिंपल मेथड मैं आपको बता दूं, उसके बाद आपकी मर्जी। आप अगर डायरेक्ट cos x के टर्म्स में डील करना चाहते हैं विदाउट दिस सब्स्टिट्यूशन देन आल्सो इट इज ओके। भाई आपको बस दिमाग में ये रखना है कि ये cos x में क्वाड्रेटिक है। अब वही cos x को जब आपने t ले लिया तो ये t में क्वाड्रेटिक बन चुका है। तो पहले हम इसी अप्रोच से देखते हैं क्या करना है। देखिए जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करते हैं तो सबसे पहली चीज आपको देखनी होती है कि t² का जो कोएफिशिएंट है दैट मस्ट बी 1, या जो भी वैल्यू है। अगर x में क्वाड्रेटिक होता तो x² का कोएफिशिएंट जरूर 1 होना चाहिए, ये पहला रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में t मेरा वेरिएबल है और t² का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो इसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट की जरूरत नहीं। अब आप बोलेंगे कि सर अगर 1 नहीं होता 3 होता तो क्या करना होता, 3 कॉमन लेना होता आपको। अगर 3 आप कॉमन ले लेंगे तो t² का कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा। सो मे बी नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा भी कुछ एनकाउंटर करें। फिलहाल इस केस में t² का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको कुछ नहीं करना है। ये हम लोग क्या करते हैं, हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब फर्स्ट 2 टर्म्स को मैं ऐसे सिखाता हूं, फर्स्ट 2 टर्म्स को एज इट इज लिख दीजिए, मतलब t² वाले टर्म को और t वाले टर्म एज इट इज लिख दीजिए। बट सबसे पहले t² का कोएफिशिएंट 1 बना लेना है। इस केस में ऑलरेडी था, इसलिए हम डायरेक्ट कमिंग ऑन टू द सेकंड स्टेप। फर्स्ट 2 टर्म्स को एज इट इज लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो टर्म है बीच वाला टर्म, इसमें t का जो कोएफिशिएंट है यानी -4 उसका हाफ करो यानी -2, उसका स्क्वायर करो यानी 4 को ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है अपनी मर्जी से। मतलब आप एक पर्टिकुलर टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उससे एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वो टर्म जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, t यानी मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर, है ना, मिडिल टर्म के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर। इनफैक्ट देखो मिडिल टर्म में कई बार कंफ्यूजन हो सकता है t पहले लिख दे कोई और t² बीच में लिख दे। तो ऐसा नहीं है कि हम बीच वाले का कोएफिशिएंट लेते हैं तो t² का कोएफिशिएंट लेंगे, नो, हमेशा t का कोएफिशिएंट आपको देखना है। या अगर x में क्वाड्रेटिक है तो x का कोएफिशिएंट आपको देखना है, उसका हाफ करना है एंड देन स्क्वायर करना है और उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। और मैं फिर से एक बार बोल दूं, ये सारा काम आपको कब करना है, जब t² का कोएफिशिएंट 1 बना दिया जाए तब। अब देखिए ऐसा करने के बाद, ये 2 स्टेप करने के बाद आपका काम हो जाता है। ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये डेफिनेटली किसी परफेक्ट स्क्वायर को रिजेंबल कर रहे हैं।
अब बहुत आसान तरीका है पिक करने का। देखो ये ए स्क्वायर की जगह पे है और ये बी स्क्वायर की जगह पे है, तो ए और बी तो आपने फिगर आउट कर लिया। ए की वैल्यू टी हो जाएगी, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर ये ए स्क्वायर है तो ए 2 टी हो जाएगा, और अगर ये बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन यहां पे भी है -2ab, यानी ये किसको रिजेंबल कर रहा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपको a और b पहले तो पिक करना है, उसके बाद आपको सोचना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो उसके लिए सिंपल सी बात है, अगर माइनस साइन है बीच में तो डेफिनेटली a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, और अगर प्लस साइन है बीच में तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे इट इज a माइनस बी का होल स्क्वायर, वेयर a is t and b is 2। तो t माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाता है, 9 बन जाता है। अब देखिए यहाँ पे t की जगह पे आप वापस cos x पुट कर दीजिए, क्योंकि cos x को ही आपने t लिया है ना। ये तो फॉर द टाइमिंग मैंने सब्स्टिट्यूट किया था, अंत में देखिए t की जगह वापस हमने क्या रख दिया, cos x रख दिया। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या समझना है, एक छोटा सा एनालिसिस आपको समझना होगा। अभी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि cos x की जो रेंज है, cos x की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो कहां से कहां तक है। मैं यहाँ पे बगल में लिख दे रहा हूँ -1 to 1। देखो इसके बाद देयर इज अ सिंपल वर्क ऑफ एनालिसिस, है ना। उसको सिंपल या डिफिकल्ट आप जैसे भी लेते हैं, लेकिन इसके बाद जो अप्रोच होगा एनालिटिकल होगा। आपको क्या देखना है कि ये जो एक्सप्रेशन है, इसी एक्सप्रेशन को आपने इस फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि यहां से इसको एनालाइज करना आसान है। इस एक्सप्रेशन के अंदर ये वाली चीज कांस्टेंट है, इसको आप नहीं बदल सकते, लेकिन ये बदला जा सकता है x के अलग अलग वैल्यूज के लिए। ये वैल्यू, ये एक्सप्रेशन x पे डिपेंड करता है, तो x की अलग अलग वैल्यूज के लिए इसका वैल्यू चेंज करेगा। तो आपको ये देखना है कि अगर मुझे इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो मुझे क्या करना होगा। अब देखिए एक कांस्टेंट में इस टर्म को ऐड किया जा रहा है, एक कांस्टेंट टर्म में इस टर्म को ऐड किया जा रहा है, इसके साथ प्लस साइन है। तो आपको लॉजिक लगाना है कि अगर किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी में कुछ ऐड किया जा रहा हो एंड देन यू एक्सपेक्ट कि भाई इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मैक्सिमम हो, तो ऐसा तभी हो सकता है जब ये ऐड होने वाली क्वांटिटी मैक्सिमम हो, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट, 9 इज कांस्टेंट। इसमें जो ऐड कर रहे हो वो जितना ज्यादा होगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। यानी अल्टीमेटली मुद्दा इसके ऊपर ही आके फंसता है। You have to maximize the entire expression, but this is a constant. So maximum value of this expression totally depends on this. इसका मैक्सिमम क्या होगा, वही इस entire expression के मैक्सिमम को इफेक्ट करेगा, क्योंकि 9 को मैंने क्या बोल दिया, कांस्टेंट बोल दिया। सिमिलरली अगर मिनिमाइज करना है तो क्या करना होगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी में आप कुछ ऐड करने जा रहे हो, एंड इफ यू वांट मिनिमम आउटकम, इफ यू वांट मिनिमम आउटकम, देन आप क्या चाहोगे कि कम से कम ऐड किया जाए, तो मिनिमम आउटकम मिलेगा। तो वही चीज यहां पर भी एप्लीकेबल है। ये कांस्टेंट है, इसको जितना कम से कम रखा जाए, इसको जितना मिनिमम रखा जाए, दैट गिव्स यू मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्लियर है क्या। तो देखिए अब हम 1 by 1 मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे इस एक्सप्रेशन को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, ये तो कांस्टेंट ही है। तो एक स्क्वायर का टर्म दिखाई दे रहा है, और स्क्वायर के बारे में मैं आपको बता दूं, स्क्वायर का मैक्सिमम कैसे निकाला जा सकता है। किसी भी नंबर का स्क्वायर मैक्सिमम तभी होगा जब उस नंबर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो। मतलब इस स्क्वायर को इनपुट आप क्या ले रहे हैं, स्क्वायर आप किसका कर रहे हो, cos x - 2 का कर रहे हो, इसी नंबर का स्क्वायर हो रहा है ना। इसका मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, स्क्वायर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, जैसे -3 है और 2 है, स्क्वायर किसका बड़ा होगा, -3 का स्क्वायर बड़ा होगा, क्योंकि -3 मैग्नीट्यूड वाइज 2 से बड़ा है। तो अगर आप इस टर्म को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, तो ये जो इनपुट है स्क्वायर का, स्क्वायर को जो इनपुट दिया जा रहा है, उसके मैग्नीट्यूड को आपको मैक्सिमम बनाना होगा। अगर आप इस स्क्वायर वाले टर्म को मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको क्या करना होगा, इसके इनपुट के मैग्नीट्यूड को मिनिमम करना होगा। यानी कभी भी स्क्वायर का टर्म हो तो मैक्सिमम तभी होता है जब
उस स्क्वायर का इनपुट मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा हो, और मिनिमम तभी होता है जब उस स्क्वायर का इनपुट मैग्नीट्यूड वाइज सबसे छोटा हो, है ना। एक बार मैं थोड़ा आपको फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, हम क्या कर रहे थे। ये मेरा एक्सप्रेशन था जो इसको रिड्यूस करके मिला। नाउ दिस इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट में हम ये क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं प्लस साइन के साथ। तो कहीं ना कहीं इसी टर्म के ऊपर, इसी क्वांटिटी के ऊपर इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम डिपेंड करता है। इफ यू मैक्सिमाइज दिस, अगर इसको मैक्सिमाइज करोगे तो इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम मिलेगा। इफ यू मिनिमाइज दिस तो इस एक्सप्रेशन का मिनिमम मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैक्सिमम की बात कर लें। इसको मैक्सिमाइज करना होगा टू गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इसका मैक्सिमम के लिए मैंने बोला कि cos x माइनस 2 का मैग्नीट्यूड को मैक्सिमम करना। अगर इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम है तो स्क्वायर मैक्सिमम रिजल्ट देगा। अब आपको ये सोचना है कि cos x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है। ऐसा नहीं है कि cos x को कुछ भी रख सकते हैं। तो मुझे सोच के बताना है कि cos x को ऐसा कौन सा वैल्यू रखूं यहां से जो cos x माइनस 2 के मैग्नीट्यूड को मैक्सिमाइज कर दे। cos x माइनस 2 का मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा स्क्वायर की वैल्यू उतनी बड़ी होगी। -1 से 1 के बीच में देखो, ये कॉमन सेंस से जवाब आता है कि सर cos x की वैल्यू जब -1 रखोगे तो cos x माइनस 2 मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ा होगा। अगर आपको मेरा ये रिजल्ट गलत लगता है तो आप मुझे सोच के बताइए कि -1 के अलावा अदर देन दिस कौन सी ऐसी वैल्यू है cos x की जो इसके मैग्नीट्यूड को इससे ज्यादा बड़ा कर सकता है। cos x -1 के लिए क्या बन रहा है, -3 बन रहा है, यानी मैग्नीट्यूड क्या मिला, 3 मिला। -1 के अलावा कोई दूसरी वैल्यू, लेकिन यहां से ही लेना होगा आपको, इसके बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो cos x इक्वल्स -1 पे इसकी मैग्नीट्यूड आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, है ना। और तब आपको जो एक्सप्रेशन का वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, जरा देखिए, -1 -2 -3, इसका स्क्वायर 9 होगा, 9 + 9 18, यानी 18 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। 18 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। मिनिमम की अगर मैं बात करूं तो मिनिमाइज करने के लिए पहले आप ये देख लो cos x को क्या लेना है, उसके बाद वैल्यू तो निकाल ही लेंगे। अब इसके मैग्नीट्यूड को मिनिमाइज करना है। cos x माइनस 2 का मैग्नीट्यूड कम से कम करना है, क्योंकि ये मिनिमम होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम होगा। इस पे हमने पहले बात कर ली है। अब मैं बताऊं आपको, इसका मैग्नीट्यूड अगर आपको सबसे कम बनाना है, ये इनपुट इसका स्क्वायर बनाना है, तो cos x की वैल्यू आपको बेशक क्या रखनी होगी, 1 रखनी होगी। जैसे ही cos x 1 होगा, cos x माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और -1 मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो 1 है। इस cos x इक्वल्स 1 के अलावा दूसरी कोई भी वैल्यू आप रख के देख लो, मैं बता दूं cos x माइनस 2 का मैग्नीट्यूड 1 से ज्यादा मिलेगा। 1 के लिए इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, इसके अलावा दूसरी कोई भी वैल्यू आप यहां से उठा के रख दो, cos x माइनस 2 का मैग्नीट्यूड डेफिनेटली 1 से बढ़ा लेगा। और मुझे चाहिए कि इसका मैग्नीट्यूड मिनिमम हो, बिकॉज वी आर सीकिंग फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ऐसे देखो, एक ही क्वेश्चन में सारी बातें समझ आ जाए ये जरूरी नहीं है। इसके बाद हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, है ना। धीरे धीरे ये चीजें क्लियर होगी। बट आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। cos x इक्वल्स 1 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू मिलेगा वही मिनिमम होगा, क्योंकि ये इसके मैग्नीट्यूड को सबसे छोटा रखता है, एंड द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 10। तो आप देख सकते हैं कि आपको इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल चुका है। एक बार मैं स्टेप्स को फिर से बता दूं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अगर sin x या cos x इसमें क्वाड्रेटिक देख रहे हैं, है ना, तो आप परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में अपने एक्सप्रेशन को लिखते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, cos x को पहले t ले लिया, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का जो मैंने फंडा बताया आपको, कोएफिशिएंट ऑफ t स्क्वायर मस्ट बी 1, यानी जो भी वेरिएबल है उसमें स्क्वायर वाले का जो कोएफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे पहले से था, अगर नहीं होता तो कॉमन लेके 1 बनाना। उसके बाद फर्स्ट 2 टर्म्स को एज इट इज लिख देंगे, और ये जो बीच वाला टर्म है यानी जो t का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे एंड देन स्क्वायर करेंगे, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। देन ऑटोमेटिकली द फर्स्ट 3 टर्म्स बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर, और इसको आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। a स्क्वायर b स्क्वायर की मदद से a और b निकाल लो, बीच में माइनस साइन है तो a माइनस b का होल स्क्वायर लिख दो, प्लस साइन है तो a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दो, ठीक है। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9। t आपने cos x को लिया था तो यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट किया एंड आई गॉट दिस एक्सप्रेशन।
now we are going to maximize and minimize this expression. तो मैंने इसको कैसे ऑब्जर्व किया, ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट में ये क्वांटिटी ऐड की जा रही है, तो डेफिनेटली जब ऐड होने वाली क्वांटिटी मैक्सिमम होगी तो ये एक्सप्रेशन भी मैक्सिमम होगा, और जब ये ऐड होने वाली क्वांटिटी मिनिमम होगी, क्योंकि ये कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट में आप एक क्वांटिटी ऐड करें, तो ये क्वांटिटी अगर मैक्सिमम हुई तो ये पूरा एक्सप्रेशन भी मैक्सिमम होगा, अगर ये क्वांटिटी मिनिमम हुई तो ये पूरा एक्सप्रेशन मिनिमम होगा। इस क्वांटिटी को, जो कि एक स्क्वायर है, इस क्वांटिटी को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने के लिए मैंने आपको बोला कि इसकी जो इनपुट है, स्क्वायर का कोई भी टर्म है, उसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो उसके इनपुट के मैग्नीट्यूड को मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होगा। वही काम मैंने यहाँ पे किया, y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसके मैग्नीट्यूड को मैक्सिमाइज करने की कोशिश की, सो दैट ये मैक्सिमम हो जाए, सो दैट ये इंटायर एक्सप्रेशन मैक्सिमम हो जाए। और वो मुझे कहाँ पे मिल रहा है, cos x = -2। और ये भी ध्यान रखना है कि cos x की वैल्यू आपको यहाँ से ही उठानी है, इसके बाहर आप नहीं जा सकते, ठीक है। अगेन जब मिनिमाइज करने की बात आई तो आपको cos x - 2 का मैग्नीट्यूड मिनिमम रखना होगा। cos x - 2 का मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा तो स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होगी, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी मिनिमम होगी। क्लियर है? और वो कहाँ पे मिल रहा है, cos x = 1 पे, and the value is coming out to be 10. So in this way you can get maximum and minimum value of such expression. इस पे और भी क्वेश्चंस हम लोग अगले क्लास में करेंगे। आज का क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। ये लेक्चर को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि कंपैरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस लेक्चर में काफी सिग्निफिकेंट चीजें थी। थैंक यू वेरी मच।